हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल में। मैं हूं अनिल पाटीदार और मैं शुरू करने जा रहा हूं पॉलिटी का हमारा चौथा लेक्चर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित कुछ विशेष चर्चाएं कर ली थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले जो वीडियोस आपके सामने आए होंगे, आपने उसमें जरूर देखा होगा भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि इतिहास को हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर कंप्लीट किया था। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर भी हम लोग कर चुके थे जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो हम लोग बात करेंगे संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई गई थी जिनकी चर्चा मैं आपके साथ आज करूंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमें ये चीजें कहाँ से मिली। ये दूसरी जो अलग अलग देशों ने संविधान बनाए थे ना, हम हमारा संविधान तो बहुत बाद में बना। हमारे संविधान के बनने से पहले लगभग 60 देशों का संविधान बन चुका था और इन 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने बहुत सारी चीजें उठा करके भारतीय संविधान में रखी हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या स्रोत थे। और एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 1946 में जब देश में कैबिनेट मिशन आया था तो उसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था एंटीरिम गवर्नमेंट। तो ये अंतरिम सरकार क्या थी, इसके भी प्रधानमंत्री वगैरह की चर्चा यहाँ पर करेंगे क्योंकि कभी कभार यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा एंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो सरकार बनी थी। लोग बोलते हैं कि सबसे लंबे समय तक भारत के अगर कोई प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू भारत के बहुत लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, लेकिन 1946 में ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। वो एंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था उनको 1946 में ही। तो वहीं से जोड़ते हैं 1962 तक, तो सबसे लंबा कार्यकाल निकल के आता है। लेकिन ये कोई इलेक्शन से थोड़ी ना बने थे, ये तो कैबिनेट मिशन के अनुसार ही एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा चुकी थी। तो एंतरिम सरकार में कौन कौन सी पोस्ट पर था, जरा इसको चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कौन सी पोस्ट पर थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन पोस्ट पर वो थे। यानी एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन जो पोस्ट दी गई थी, क्योंकि इसके ऊपर एक गवर्नर जनरल भी तो थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन भी इस समय हुआ करते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के नीचे दूसरे नंबर पर आता था इनका नाम जवाहरलाल नेहरू, जो कि शुरुआत में विदेश मंत्रालय यानी एक्सटर्नल अफेयर संभालते थे और इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था। दूसरे जो व्यक्ति थे एंटरिम सरकार 1946 में, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स थे। होम अफेयर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले सबसे पहले होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में, जब हमारा संविधान सभा नहीं बना था उससे पहले ही बन चुका था, तो उसकी बात करें तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को संभाले हुए थे, क्योंकि भारत सरकार जो है वो संविधान तो बना रही थी और देश का कानून बनाने का जिम्मा भी इन लोगों का था। डॉक्टर जॉन मथाई की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई जो थे ये पहले इंडस्ट्रीज और सप्लाईज मिनिस्टर्स बने थे। सरदार बलदेव सिंह के बारे में पूछते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। सरदार बलदेव सिंह जो थे इंडिया के रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। रक्षा मंत्री के बारे में जरूर पूछ सकता है, तो ये उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान साहब जो थे वो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और वहीं बात की जाए अगर आसिफ अली की, तो रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो आसिफ अली को बनाया गया था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे वो आपके एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर थे। बाद में इन्हीं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया था। ध्यान है आपको, भारत जब आजाद हुआ 1947 के बाद, तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन कुछ समय बाद लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद, कुछ समय बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को ही बनाया गया था गवर्नर जनरल। तो नाम यहाँ 11वें नंबर पर, लेकिन गवर्नर जनरल की पोस्ट पर भी आ चुके थे ये। तो उस समय सारे के सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण थे और बहुत ज्यादा ही एजुकेटेड लोग उस समय हुआ करते थे। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बात की कि कुछ समिति हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ कमिटीज पढ़ने वाले समितियों के बारे में। आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। जब देश का संविधान बन रहा था तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सारी कमिटीज बनाई जा रही थी, और इन्हीं कमिटीज में से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज की आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि संविधान बनाने के लिए कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कमिटीज बनानी पड़ती हैं। दोस्तों, ये ट्रेंड तो आज भी आप देखते हैं कि सरकार के ऊपर जब भी कोई बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, कोई नया काम करना होता है ना सरकार को,
तो सरकार क्या करती है कि सबसे पहले कमेटी बनाती है और कमेटी अपने रिकमेंडेशन पेश करती है। कमेटी में कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते, बहुत नामी गिरामी और अनुभवी लोग होते हैं जिनको पता है कि इसमें इस योजना को कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो संविधान भी बहुत अच्छा बने और संविधान 20 सालों तक रहे, इसके लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। उसमें से सबसे पहली कमेटी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। दूसरी जो कमेटी उसका नाम है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को हिंदी में बोलते हैं संघीय संविधान समिति। तो ये संघ संविधान समिति या संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। जो पहली दो कमेटियां हैं उसके चेयरमैन कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष, वो जवाहरलाल नेहरू थे। हमारी जो तीसरी कमेटी है वो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यानी प्रांतों के लिए संविधान की क्या की जाए, या प्रांतों के लिए अलग से संविधान बनाए, या इसी सेंट्रल संविधान में क्या प्रावधान उनके लिए अलग से किया जाए। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी पावर देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, क्या होना चाहिए या नहीं, स्ट्रक्चर बनाने का काम इन्होंने किया था। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो इसको लिखने वाली थी, संविधान को लिखने वाली जो कमेटी है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है और उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे कहते हैं प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। तो बी.आर. अंबेडकर के बारे में भी कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई थे तो वो थे बी.आर. अंबेडकर। और वो कमेटी का नाम क्या है, प्रारूप समिति। ये समिति का हिंदी में एक और नाम मिलता है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका हिंदी में एक और नाम है मसविदा समिति, मसविदा कमेटी। और अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जो आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट कमेटी इसमें से जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इसमें से वो भी आती है, उसका नाम है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया। ट्राइबल एरिया के लिए, मानवाधिकार आयोग के लिए, मानवाधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, और माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सबसे बड़ी कमेटी थी ये सभी कमेटीज में से। इसमें टोटल 54 मेंबर भी थे, सबसे ज्यादा बड़ी कमेटी थी और इसके हेड थे सरदार पटेल। कितने फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और ट्राइबल्स के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें इसी में मेंशन की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा कि ये कमेटी क्या है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया था, प्रारूप समिति। मतलब हम लोगों ने हिंदी में इसका क्या नाम है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो है, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का बारे में पूछा जाएगा तो मैं इसकी एक डेट लिख देता हूं, 29 अगस्त को इसको बनाया गया था। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी को बनाया गया था, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है लिखना, ये ध्यान रखना कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लिखना या बनाना। तो संविधान को लिखने वाले, या यूं कहूं कि संविधान को बनाने वाले कमेटी कौन सी थी, तो संविधान को लिखने या संविधान को बनाने वाली जो कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट करना का मतलब ही होता है फ्रेम करना। तो उस कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, टोटल उस कमेटी में 7 मेंबर थे, ये मैं आपको बता दूं। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कमेटी को लेकर के पूछे गए। कहां से क्वेश्चन पूछे गए ये भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहली बात तो कितने मेंबर थे ये पूछ लिया गया है। कौन उसके चेयरमैन थे, तो आपको चेयरमैन दिख रहा है, बी.आर. अंबेडकर। इसके टोटल मेंबर 7 थे। पहले मेंबर बी.आर. अंबेडकर है। दूसरे मेंबर जिनका नाम आप देख सकते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं, ये उसके दूसरे व्यक्ति, दूसरे मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा जो मेंबर है वो है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी इसके दूसरे सदस्य हैं और तीसरे। और चौथे जो सदस्य है बी.एल. मित्तर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अभी सर्च करोगे तो बी.एल. मित्तर नहीं मिलेगा आपको, बी.एल. मित्तर की जगह चेंज हो गए थे। तो नेक्स्ट थे डी.पी. खेतान। तो 2 लोग की जगह 2 दूसरे लोग आए थे। एक की जगह आया था टी कृष्णमाचारी।
टी कृष्णमाचारी, और डीपी खेतान की जगह आए थे माधव राव। माधव राव, दो लोग चले गए थे। ये इनकी तबीयत दोनों की बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से इन दोनों की जगह एक जगह आए थे टी कृष्णमाचारी, ये लोग आए थे, और दूसरे इनकी जगह आए थे माधव राव। ध्यान रखना। तो उसके बाद ये मेंबर हो चुके थे। और नेक्स्ट है मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर, AYYANGER, आयंगर। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव कृष्णमाचारी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और BR अम्बेडकर, ये 7 मेंबर थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि BL मित्तर की जगह कौन आया था, तो BL मित्तर की जगह आए थे TT कृष्णमाचारी। DP खेतान की जगह कौन आए थे, तो आए थे माधव राव। इन दोनों को हटाकर तो ये पूछा जाएगा कि ओरिजिनल शुरुआत में जब बनाई गई थी कमेटी तब कौन नहीं था सदस्य, तो ये दोनों नहीं थे। लेकिन बाद में किन 2 व्यक्तियों की जगह 2 आए, तो ये 2 ध्यान रखना आप, इनकी जगह ये 2 आए थे बस। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इनको वहां से हटा दिया गया था, वो चले गए थे, और ये दूसरे लोगों की अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई थी। इस प्रकार 7 मेंबर कंप्लीट होते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में को एक और पावर दे दिया गया एज ए पार्लियामेंट। देखना, ध्यान रखना इसका। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत आजाद हो गया था 1947 में, ये तो आप भली बात ही जानते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, और 1947 से पहले की अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ जरा, पहले भारत में 1947 से पहले भारत में राज कौन करता था, तो आप बोलोगे सर अंग्रेज करते थे। और अंग्रेज अगर भारत में रूल करते थे तो इसका मतलब है कि अंग्रेज भी भारत में क्या बनाते थे, लॉ फ्रेम करते थे। लॉ मेकिंग पावर किनके पास में थी, ब्रिटिश इंडिया के पास में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थी, ये मैं बोल सकता हूं। 1947 से पहले हमारे लिए जो कानून बनाते थे वो कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया थे। अब जब वो चले गए तो ये लॉ बनाने की पावर किसको दे देंगे, तो ये लॉ बनाने की पावर उनने किसको दे दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी थी। किसको दे दी थी, संविधान सभा को दे दी थी। ये ध्यान रखना आपको बस, संविधान सभा को। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम्स फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्लियामेंट क्यों बोला गया, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा को ही संविधान सभा के बाद ही भारत की पहली संसद बनती है। कौन, संविधान सभा, स्वतंत्रता के बाद, क्षमा करें, स्वतंत्रता के बाद ही पहली संविधान सभा कौन बनी थी, हमारी संसद बनी थी संविधान सभा, और उसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको ऐसे समझे आप, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, उसको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो बार बार पढ़ोगे अलग अलग शब्द तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सबसे पहले बात कर दूं कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा के 2 फंक्शंस थे। अगर काम की बात करें हम लोग, अगर मैं बात करूं कि इसके फंक्शंस क्या है, तो इसके 2 फंक्शंस थे। एक क्या, एक है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनाना। संविधान सभा का एक काम क्या था, संविधान बनाना, और दूसरा काम क्या था संविधान सभा का, दूसरा काम था लॉ फ्रेम करना। क्या बनाना, कानून निर्माण। आजादी के बाद कानून निर्माण का काम इनको कब मिला था, 1947 के बाद। यही बोलना चाह रहे हैं कि संविधान सभा को 1947 के बाद दूसरा काम दे दिया गया था कि अब हम तो जा रहे हैं, अंग्रेज जा रहे हैं, तो आप कानून भी बनाए, क्योंकि आप संविधान तो पहले से बना रहे थे ना। तो जब संविधान बनाने के लिए लोग मीटिंग करते, जब इनकी मीटिंग किसके लिए होती है,
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती तो मैं बोलता कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे, इनके अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब बात करें लॉ फ्रेम करने की, जब जब ये कानून बनाने के लिए इनके लोग सेम थे, लोग अलग अलग नहीं थे, संविधान सभा की बात कर रहा हूँ, जब ये लॉ फ्रेम करने के लिए बात करते मतलब एज ए पार्लियामेंट की मीटिंग होती है। लॉ फ्रेम कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। तो ये पहली पार्लियामेंट है इंडिया की। तो एज ए पार्लियामेंट का काम करते हैं। तो इनके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? हेड। तो इनके हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष मीटिंग के वो होते हैं GBGV मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। यही बात है, बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आजादी के बाद संविधान सभा का रोल चेंज हुआ था, और चेंज हुआ था कि बढ़ गया था रोल। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम्स फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी स्पीकर बोल सकते हैं उसको। ये स्पीकर थे। उसको पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। इसलिए ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। तो ध्यान रखिएगा, दो दो काम पार्लियामेंट कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लॉ फ्रेम करना। क्योंकि अंग्रेज चले गए थे तो काम हमको सौंप के चले गए थे। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, विच इज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोलते हैं, संविधान सभा को बोलते हैं। ये पावर इनको दे दी गई थी। तो ये जो बचा कुचा पोर्शन था यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जो नया टॉपिक है इसी के अंदर मैं शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि जुड़ा हुआ टॉपिक है संविधान सभा से। संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो इनको जो चीजें उठानी थी वो कहाँ से उठानी थी? भाई हमारे पास कहीं से लिखे हुए तो नहीं थे, हमारे पास हमारे मूल रूप से लिखी हुई चीजें तो हमारे वेद और पुराण थे। लेकिन संविधान से जुड़े हुए हमको अनुभव था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में केवल और केवल क्या थे? राजा थे, तो कोई नियमावली थी नहीं। ऐसे में हम लोगों को देखना है था कि दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां मंगाई गई, और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, और वहीं से कुछ ना कुछ देशों से कुछ ना कुछ चीजें उठा के हमने रख दी। इसलिए बहुत सारे देशों को हमने यहाँ पर सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है। तो जितने भी देशों से हमने चीजें उठाई हैं उन सबको हम लोग क्या, उन जितने भी देशों से हम लोगों ने चीजें उठाई हैं वहां को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का क्या बोलेंगे? स्रोत क्या क्या था? स्रोत। तो हमारे पास बहुत सारे स्रोत है, आप इनके नेशनल फ्लैग से पता लगा सकते हैं। कनाडा हमारे लिए स्रोत है, हमारे लिए यूएसए है, हमारे लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है ना, हमारे साउथ अफ्रीका का है, कुछ तो आप पहचान ही सकते हैं, तो कुछ आयरलैंड्स के हैं। तो इन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ न कुछ चीज़ें उठाई हैं। तो आइए अब इन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से उठाई। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो आर्टिकल है वो है 395 आर्टिकल। ओरिजिनली इतने ही थे, 395 आर्टिकल। तो 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल जो है वो एक ही जगह से उठा लिए थे हमने। 395 आर्टिकल में से आधे से ज्यादा आर्टिकल, 395 में से 250 ज्यादा होते हैं ना, बहुत होते हैं, तो आधे से भी ज्यादा होते हैं। तो इतने सारे आर्टिकल एक ही जगह से उठा लिए थे, और वो नाम था उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में अंग्रेज जब राज करते थे तो भारत में वो एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाते ही थे। भारत में जब वो प्रशासन चलाते थे तो प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन हथकंडों का इस्तेमाल करते थे वो क्या करते थे? एक्ट बनाते थे भारतीयों के लिए, भारत पर प्रशासन करने के लिए अधिनियम बनाते थे। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम था उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का अधिनियम था यह। इस अधिनियम में आधा संविधान हमारा वहीं से मिल गया हम लोगों को। इस अधिनियम में सारी बातें लिखी गई है। तो आधा संविधान कहाँ से मिल गया हम लोगों को? इसी अधिनियम से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है इसको पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से मिली हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, फेडरल सिस्टम जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? फेडरल सिस्टम जो है हम लोगों ने यहीं से लिया है, संघ संरचना। संघ संरचना का मतलब क्या होता है? संघ संरचना का मतलब होता है यही जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो, केंद्र और राज्य दोनों बंधे हुए एक दूसरे से। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। इमरजेंसी में क्या करना चाहिए देश को, इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं, आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं, ये भी हम लोग कहाँ से लेके आए? ये भी वहीं से हम लोगों ने उठाए थे। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी वहीं से उठा लिए थे। तो इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं
कि भारत में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। एक तो आर्टिकल 352 आपको मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा आर्टिकल 356 में आपको पढ़ाऊंगा, और तीसरा आर्टिकल 360 में आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 352, 356 और 360, 352, 356 और 360, इन तीनों आर्टिकल्स में, इन तीनों अनुच्छेदों में इमरजेंसी के प्रोविजंस बताए गए हैं। अगर आर्टिकल 352 की बात करें तो ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 356 की बात करें तो ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। और अगर आर्टिकल 360 की बात करें तो ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जिसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट रूल 100 से ज़्यादा बार लग चुका है। और अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो वो भी भारत में लगभग 3 बार लगाई जा चुकी हैं। तो हम लोग इमरजेंसी की बात इमरजेंसी वाले प्रोविजन में ज़रूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक ये आइडिया मैंने दे दिया है कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी में आप जो भी करोगे सब जायज़ रहता है, क्योंकि नॉर्मली सरकार के पास ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें अधिकार दो, आपके अधिकार भी वंचित कर देंगे वो। तो इमरजेंसी का प्रोविजन ही कुछ ऐसा होता है। कोरोना में देखा नहीं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट है, लोक सेवा आयोग, ये जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाला कॉन्सेप्ट ये हमने वहीं से लिया था, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी तो 1926 में ही बन चुका था। 1 अक्टूबर 1926 को ही यूपीएससी बना दिया गया था। यूपीएससी बहुत पहले बन गया था। ली कमीशन था, कोई ली कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था कि इंडिया में अपना खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर इंडिया में 1926 में यूपीएससी ऑलरेडी बना दिया गया था। और ये यूपीएससी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? 1935 में भी इसके बारे में बताया गया है कि स्टेट पीएससी भी होना चाहिए और सेंट्रल पीएससी भी होना चाहिए। तो फेडरल पीएससी को यहाँ से उठा लिया गया था, इसलिए इसका सोर्स क्या होगा? 1935 का एक्ट होगा। उसके बाद एक और जो चीज हमने ली थी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल उस समय भी होते थे। राज्यपाल का जो कार्यालय होगा, राज्यपाल की अपॉइंटमेंट के बारे में सारी चीजें हमने, गवर्नर्स के बारे में जो चीजें उठाई है वो 1935 के एक्ट से उठाई है। अब मैंने सारी चीज नहीं लिखी है क्योंकि 250 आर्टिकल लिए ना अप्रोक्स। कितने आर्टिकल बता रहा हूँ मैं? 250 आर्टिकल्स हमने वहां से उठा लिए, तो 250 आर्टिकल वहां से उठाए गए हैं। तो 250 आर्टिकल बहुत मायने रखता है। हमारा आधा संविधान तो वही है, इसलिए बहुत बड़ा योगदान मानते हैं भारतीय संविधान का। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? अमेरिका के संविधान में बहुत सारी चीजें हमने उठाई है। वैसे तो अमेरिका का संविधान 1789 में बन चुका था, बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का। दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट किया गया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। और अमेरिका के संविधान से ही हमने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजें उठाए, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश के संविधान से हमने चीजें उठाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें जो है नहीं उठाना चाहिए था। और वैसे भी अलग अलग देशों से चीजें हमारे संविधान में रखी गई हैं, जिसकी वजह से कई बार बी आर अम्बेडकर को लोगों ने उस समय आलोचना भी की थी। जो है उनके ऊपर सवाल भी उठाया था कि ये तो कॉपी पेस्ट का संविधान है, आपने नया क्या बनाया। तो हमने उन चीज़ों से वही चीज़ें उठाई जो काम की थी, हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाया। भाई एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लेते हैं, यूएसए की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग जनरली यूएसए के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो पहला चीज़ हमने लिया है उसका नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है उसका सबसे पहला ही टॉपिक जो आता है। आर्टिकल की शुरुआत होने से पहले ही संविधान में इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, प्रस्तावना शुरू हो जाती है, प्रियम्बल उसको कहते हैं। और यही प्रस्तावना की जो पूरा फ्रेम है, पूरी जो फॉर्मेट है, ये हमने अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का फॉर्मेट कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात हो रही है। और समाजवादी है, सेक्युलर है, बहुत सारे टर्म्स उसमें दिए गए हैं। तो ये जो फॉर्मेट था कि हम भारत के लोग, द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर देके रखी है वो पावर पब्लिक के लोगों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया में है। ऐसे ही अमेरिका का जो फॉर्मेट जो दिया गया वहाँ की प्रियम्बल का वो यही है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वैसा का वैसे हमने उसको फ्रेम कर दिया है, तो वो प्रियम्बल वहाँ से लिया गया। दूसरी क्या चीज़ हमने ली है? दूसरी चीज़ हमने ली है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका से उठाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को उठाया। मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर
12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक आप पढ़ लोगे। सारे आर्टिकल्स बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है। ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर इट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। तो भाई उनका भी जो नाम था, ये फंडामेंटल राइट्स तो हमारा नाम है, ये तो हमने दिया है। अमेरिका के लोग, अमेरिका में इसका जो नाम रखा गया था वह बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, कितने आर्टिकल, बहुत कमाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 आर्टिकल्स वाला है वो। अभी तक 19 अमेंडमेंट हुए हैं, 7 आर्टिकल, 7 अनुच्छेदों में खत्म कर दिया उन्होंने। बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स से हमने क्या लिया है? हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए। तो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए हमने? अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसको ध्यान रखना। मौलिक अधिकार का मतलब मैं समझाऊंगा आपको, पूरे फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मौलिक का मतलब होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तक भी सरकार भी हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकती। तो फंडामेंटल राइट्स इतने पावरफुल, इतने पवित्र होते हैं कि जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इम्पीचमेंट हमने लिया है कहाँ से? महाअभियोग लिया है। ये महाअभियोग का आर्टिकल मैं आपको बता दूं और बता दूं क्या काम है इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। 61 आर्टिकल नंबर 61 में महाअभियोग जो इम्पीचमेंट है, ये हमने अमेरिका से लिया। अब इम्पीचमेंट में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हर किसी को, जिसकी अपॉइंटमेंट, जिसको भी हमने चुना है उसको हटने का अधिकार जरूर है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। भले ही प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट को हटा भी सकते। तो प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है, हटाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, विच इज कॉल्ड इम्पीचमेंट ऑफ द ऑन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है आर्टिकल नंबर 61 में। पार्लियामेंट हैज पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंक्रोचमेंट एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। भारत के संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। तो इस बिहाफ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा विच इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, जिसे महाभियोग कहा जाएगा। महाभियोग अगर दोनों हाउस में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद त्याग देना पड़ेगा, राष्ट्रपति का पोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हमें आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी महाभियोग नहीं लाया गया। इसका मतलब भारत के कोई भी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। बहुत ही सज्जन और व्यवस्थित और काफी रिस्पेक्टेड लोगों को ही हम लोग राष्ट्रपति बनाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बना देंगे। वैसे ही प्रोसेस बहुत टफ है उसकी, प्रेसिडेंट इलेक्शन की। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल वाला सिस्टम जो है, ये भी हम लोग यूएसए से लाए। ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट डालेगा? भाई हम तो नहीं डालते, कौन डालेगा? एमएलए डालेगा, एमपी डालेगा। तो ये जो लोग जो वोट डालते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये अमेरिका से लिया गया। जो अमेरिका से एक और कमाल की चीज वो ली गई, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। स्वतंत्र रहेगी न्यायपालिका। क्या आज हमारे इंडिया की न्यायपालिका, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या डिपेंडेंट है किसी पर? सरकार से? क्या सरकार से दब जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जुडिशरी तो सरकार को जो है कहीं ना कहीं दो बात सुनाने का दमखम रखती है। और वैसे भी आज की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो बहुत ही पावरफुल है। तो ये इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी यहाँ से लेकर के। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है न तो सरकार इनकी अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और अपॉइंटमेंट करने को लेकर तो विवाद चल रहा है, कॉलेजियम सिस्टम बना के रखा हुआ है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें खाली जज ही होते हैं। तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू भी हम लोग कहाँ से लेके आए? न्यायिक समीक्षा हम लोग लेकर के आए हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा लेकर के आए यूएसए से। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का मतलब तो आप सब समझते हैं। रिव्यू का मतलब समझ में नहीं आता क्या? रिव्यू मतलब क्रिकेट में रिव्यू होता है। अगर मान लो अंपायर ने किसी को एलबीडब्ल्यू अवार्ड दे दिया तो क्या करेगा? बैट्समैन बोलेगा रिव्यू भैया, रिव्यू चाहिए। रिव्यू मतलब डिसीजन को एक बार फिर से चेक करो। इंडियन जुडिशरी हैज पावर टू रिवर्ट देयर ओन डिसीजन। जो अर्लियर डिसीजन लिया गया था पहले, अगर जुडिशरी का पुराना कोई निर्णय है तो उसे वापस से बदलने का पावर जुडिशरी के पास में है। उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, उसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे इतना डीप में उसको? इतना डीप में हमारे इसमें नहीं आता कभी भी।
लेकिन ये ध्यान रखना, रिव्यू का मतलब अपने एडिशन को चेंज करना हो जाता है, या फिर रिव्यू का मतलब एक और होता है संविधान। लोकसभा, और ये संसद और राज्य की सरकारें जो भी कानून बनाएगी, वो कानून हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करे तो क्या होगा। कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करेगा तो जुडिशरी उसको इनवैलिड करार दे सकती है। यही है जुडिशियल रिव्यू। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये आपको आर्टिकल नंबर 14 में पढ़ने का मौका मिलेगा। आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया इसके बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी हमें पढ़ना है। कमाल की चीज है ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस कानून की नजरों में सब समान तो है, लेकिन कानून की नजरों में समान लोग ही समान हो सकते हैं, असमान लोग असमान हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अमीर आदमी और गरीब आदमी में से किसी को जुर्माना लगाना है, तो ज्यादा किसको लगाओगे, अमीर को लगा सकते हो। गरीब को भी उतना जुर्माना थोड़ी लगा सकते हैं जितना अमीर आदमी को लगाया गया, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये काम करेगा, ये अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से कुछ खास चीज हमने यहाँ पर बता दी है, जरूर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज,